वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। तो चलिए, आज हम लोग अपने छठे दिन के तरफ हैं और यहाँ हम लोग फिर से वर्ड्स फॉर की चर्चा करेंगे। आज हमारा जो वर्ड है वो जो वर्ड है वो क्राइम रिलेटेड है, मतलब हम क्राइम से जुड़े कुछ वर्ड्स की बात करेंगे। उसमें कुछ रूबरू होते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे उसका यूज़ करा जाता है। उसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी तक मैं उनको थैंक्स करूंगा जो सेंटेंसेस भेज रहे हैं, और आपका सॉल्यूशन भी प्रोबेबली मिल रहा होगा, राइट। तो इसी तरह से विश्वास बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड इज़ व्हाट? एबडक्ट। हमारा जो पहला वर्ड है वो एबडक्ट है। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। जब कोई अपहरण कर ले तो हम क्या कहेंगे उसे? दैट वी से एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब अपहरण करना। इसको हम किडनैप भी कहते हैं। टॉकिंग द सेकंड वर्ड, रैंसम। रैंसम मतलब होता है फिरौती। जब कोई किसी को अपहरण करके ले जाता है तो वहाँ से क्या मांगता है? फिरौती मांगता है, फिरौती की रकम मांगता है। तो फिरौती की रकम के लिए रैंसम मनी है ना। रैंसम मतलब फिरौती। अगर कोई रकम मांगे, कोई पैसा मांगे कि हमें ये चाहिए, ये दो तब छोड़ेंगे, तो क्या कहेंगे उसको? फिरौती की रकम। दैट मीन्स रैंसम मनी। दैट वर्ड विल हैव टू से रैंसम मनी कहेंगे उसी चीज़ को। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुने होंगे कि कुछ अपराधी हैं जो घात लगा के बैठे हुए हैं। मतलब घात लगा के बैठना मतलब छिप कर बैठना, और वो डायरेक्ट अटैक करते हैं पुलिस वाले पे। जो हमारे आर्म फोर्सेज होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, उन पे क्या करते हैं? वो डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो उसके लिए टर्म आया है क्या? एम्बुश, है ना। मतलब क्रिमिनल वट, वो घात लगा कर बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं? पुलिस वाले पे अटैक करते हैं, सिक्योरिटी वाले पे अटैक करते हैं। तो घात लगा कर बैठना को हम क्या कहेंगे? घात लगा कर वार करना। जो कह सकते हैं क्रिमिनल एम्बस्ड द पुलिस जीप, है ना। मतलब जो क्रिमिनल थे वो क्या कर दिए? पुलिस जीप पे वार किए, घात लगा के छिपे हुए थे और वार कर दिए। तो एक टर्म है हमारे पास वट? एम्बुश। दूसरा है एब्सकॉन्ड, है ना। थिप्स एब्सकॉन्डेड आफ्टर टेकिंग द कैश। जो चोर था वो क्या हो गया? भाग गया कैश लेके। तो एब्सकॉन्ड मतलब होता है अपराध किया और भाग गया, चोरी किया और भाग गया, मारा और भाग गया। ऐसा हर दिन सुनते हैं आप कि मारा और भाग गया, चोरी किया और भाग गया। तो क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? उसके लिए हमारे पास जो टर्म है उसको एब्सकॉन्ड कहते हैं। ABSCOND। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है अपराध करके भाग जाना। जब कोई अपराध करके भाग जाए तो अब क्या कहेंगे? एब्सकॉन्ड कहेंगे। ब्रॉड डे लाइट। जैसे कभी कभी हम बातचीत में ऐसा कहते हैं कि पता है दिन के उजाले में ना यहाँ पे तो क्राइम होता है, दिन दहाड़े क्राइम होता है ना। दिन दहाड़े क्राइम होता है। दिन के उजाले में क्रिमिनल आया, किसी को गोली मारा, निकल लिया। तो दिन के उजाले में जो क्राइम हो रहा है उसको व्हाट वी से दैट ब्रॉड डे लाइट। कब हो रहा है? ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है। ब्रॉड डे लाइट, राइट। इन आर स्टेट द क्रिमिनल्स डू क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट। हमारे स्टेट में जो क्रिमिनल हैं, चूँकि क्रिमिनल ही तो क्राइम करेगा, वो कब करता है? ब्रॉड डे लाइट में, दिन दहाड़े। उनको कोई डर ही नहीं है। जब मन आया तब क्राइम करे, निकल लिए, है ना। सुशासन की हवा निकली हुई है, राइट। पुलिस कुछ नहीं करती है। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस कब पहुंचती है? तो जब वो कांड हो जाता है कहीं, उसके बाद पहुंचती है। अच्छा ऐसा हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। बगल में पुलिस थाना है लेकिन वो नहीं वहाँ तक पहुँचती है। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे? अरे यहाँ दिन के उजाले में कांड हो जाता है। पहले क्या होता था? पहले चोर लोग जो था, पहले जो गुंडा बदमाश थे जो इस तरह के कार्य करते थे, वो रात का समय चुनते थे कि चलो हम रात में जाएंगे। अब तो दिन में है, अपना लेके निकल लिए और दिन में कर रहे हैं। दैट इज़ ले अ ट्रैप। अब उनके लिए पुलिस क्या करती है? जाल बिछाती है। पुलिस क्या करती है? जाल बिछाती है। तो हम क्या बोलेंगे? पुलिस लेड द ट्रैप फॉर द क्रिमिनल्स। पुलिस ने क्या किया? जाल बिछाया। किन के लिए? क्रिमिनल्स के लिए। जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। तो जाल बिछाना, ले अ ट्रैप उसको बोलते हैं। दैट द सेवेंथ वन इज ले अ ट्रैप। उसके बाद हमारा लॉब या हर्ल। इसका मतलब होता है पटकना। आप कभी कभी सुने होंगे कि बम पटका गया, है ना। तो क्या बोलेंगे? लॉब। लॉब या हर्ल का मतलब होता है बम पटकना, पटकने के सेंस में है। उसी तरीके से पेल्ट है। पेल्ट का मतलब होता है स्ट्राइक, टू स्ट्राइक। टू स्ट्राइक का मतलब फेंकने से है। ऐसे पेल्ट, स्टोन पेल्टर्स, है ना। स्टोन पेल्टिंग्स हम लोग सुनते हैं, मतलब कि पत्थरबाज, पत्थर फेंकने वाले स्टोन पेल्टर्स हो गए, है ना। पेल्ट मतलब फेंकना। कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं तो ये पत्थर फेंकने के सेंस में आता है। क्राइम में क्या होता है? लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप देखे होंगे कहीं पे पत्थरबाजी हो रहा है ना। जहाँ पुलिस आई, पत्थरबाजी। कश्मीर में हम लोग बहुत सुनते थे कि वहाँ पत्थरबाजी हो रही है। तो दैट इज़ द टर्म की पत्थरबाजी। जैसे हम लोग आए दिन देखते हैं जहाँ प्रोटेस्ट वगैरह होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? पुलिस जब आती है रोकने के लिए तो लोग पत्थर से चला वाला देते हैं। तो दैट इज़ पत्थरबाजी, स्ट्राइक। ऑर्डर ऑफ द डे। क्राइम जो है वो रोज़ की बात हो गई है
हर दिन क्राइम कुछ ना कुछ होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई आजकल ना क्राइम रोज़ की बात हो गई है। तो रोज़ की बात हो गई है, हर दिन यही होता है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? व्हाट इज़ द वे टू स्पीक? क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे उसको कि क्राइम रोज़ की बात हो गई है, तो उस रोज़ की बात के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑर्डर ऑफ द डे, है ना, ऑर्डर ऑफ द डे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका 10 वर्ड है, आप इसको सेंटेंस में ज़रूर बनाइएगा, सेंटेंस बना के भेजिएगा। अगर दिक्कत लगेगा तो आपको बता देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल ही पूछ सकते हैं। चलिए, ये हमारा आज का वर्ड्स पावर का सेशन रहा। उम्मीद है आप पिछला वर्ड्स पावर उसी तरीके से पढ़े होंगे और उस पर सेंटेंसेस बनाए होंगे। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो ग्रामर का है। आइए देखते हैं ग्रामर में हम लोग कल क्या पढ़े थे। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट जानना है कि हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस को भी लिखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ऐसा कहा जाता है कि वर्ब के इधर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है और वर्ब के इधर वाला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है ना। तो एक आम धारणा बना ली गई है कि वर्ब के इधर जो भी आएगा, आप किसी से पूछेगा तो क्या कहेगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या ऑब्जेक्ट यही है, या ऑब्जेक्ट परखने का, ऑब्जेक्ट जानने का कोई और तरीका है, या यही एक रूल मान्य है, यही एक रूल हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है? वर्ब के उधर जो भी पार्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा मान लेना है? जी नहीं, ऐसा नहीं मानना है। तो किसको कहेंगे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट उसको मानना है जो वर्ब के साथ मिलकर व्हाट और हुम का क्वेश्चन करे। किसका करे? वर्ब के साथ मिलके व्हाट और हुम का करे। किसका करे? व्हाट और हुम का करे। ठीक है, तब क्या होगा? तब ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, वर्ब के साथ तो करता ही है, कभी कभी प्रीपोजिशन के साथ भी करता है। कभी कभी क्या करता है? प्रीपोजिशन के साथ भी करता है। तो प्रीपोजिशन के साथ भी अगर व्हाट और हुम के साथ, हुम का ही क्वेश्चन करेगा तो ही वो क्या होगा? तो ही वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ लिया, या आप बताएं किसी को, आई वेंट टू, है ना, आई वेंट टू दिल्ली। अब आपसे कोई पूछा कि दिल्ली क्या है, आप क्या कहिएगा? दिल्ली जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप किससे कीजिए, व्हाट यू क्या होगा इसमें? आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं आई गो टू व्हाट, आई गो टू हुम, तो कुछ बन नहीं रहा है। आई गो टू व्हाट में भी नहीं होगा, आई गो टू हुम में भी नहीं होगा, मतलब कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट नहीं, और बिल्कुल यहाँ पे दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पकड़ने का जो तरीका है क्या? जब वर्ब के साथ व्हाट और हुम का आंसर क्या करें? जब वर्ब और व्हाट और हुम का हम क्वेश्चन करते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी व्हाट और हुम का ही करते हैं, तो ही वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ेंगे? जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अगर हम यहाँ लिखते हैं आई स्कॉल्डेड रवि, है ना, आई स्कॉल्डेड रवि। अब इसमें आपको बताना है कि आई स्कॉल्डेड रवि में रवि ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स, टू हुम, तो रवि जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो रवि कौन सा ऑब्जेक्ट है? रवि कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो रवि है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? रवि इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि रवि किसका आंसर कर रहा है? हुम का आंसर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट में जो हुम का जवाब दे, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट में जो हुम का जवाब दे उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में जो हुम का जवाब दे उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जेन्युइनली जो हुम का जवाब देता है वो क्या होता है? वो लिविंग थिंग है। वो क्या है? लिविंग थिंग है। और जो हुम का जवाब देता है उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो व्हाट का जवाब देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई बाउट अ पेन, आप इसमें देख रहे हैं कि जो पेन है ये क्या कर रहा है? आई बाउट अ पेन, ये पेन है क्या? व्हाट यू बाउट, है ना, आई बाउट ए पेन, व्हाट अबाउट। तो यहाँ पे बाउट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। जो नॉन लिविंग है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मसलन ये व्हाट का आंसर कर रहा है, जब हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो वो होता है नॉन लिविंग, जब हुम करते हैं तो होता है लिविंग। तो जो हुम है वो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? जो हुम का जवाब दे उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब दे उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही पकड़ने का तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेंटेंस में यही सिर्फ होगा? क्या सिर्फ
किसी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या किसी किसी सेंटेंस में दोनों आ सकता है? तो बिल्कुल किसी किसी सेंटेंस में दोनों भी आ सकता है, व्हाट भी और whom भी। होता क्या है कि कभी कभी हम सेंटेंस में देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आता है, ऑब्वियसली दोनों आएगा। तो किस तरह के सेंटेंस में क्या फॉर्मेशन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का? देखिए, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वर्ब के साथ क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तुरंत बाद। जब वर्ब के साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो तुरंत बाद क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। अगर आप देखिए वर्ब के बाद इनडायरेक्ट और तब डायरेक्ट, इसमें कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होना, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे हम प्रीपोजिशन का, किसका, फॉर का या टू का, उसके बाद क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फॉर या टू प्रीपोजिशन लगेगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये फॉर्मेशन है। अगर पहले इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट आप लिख रहे हैं तो फॉर या टू लगाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट लिखेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, अगर हम लिखते हैं आई बाउट अ पेन, आप देखिएगा आई बाउट अ पेन, यहाँ पे बाउट वर्ब है और पेन जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, बताइए, ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट, तो आई बाउट अ पेन, तो बाउट जो है ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें यहाँ लिखना है कि मैंने तुम्हारे लिए, तो आई बाउट अ पेन, यहाँ पे फॉर यू। अब जो यू है ये टू हुम, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए इसके मुताबिक जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर फॉर है, और फिर क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे आई बाउट क्या, यू अ पेन, क्या लिखेंगे, आई बाउट यू अ पेन, है ना, आई बाउट यू अ पेन। अब देखिए यू जो है यहाँ पे ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और पेन जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई बाउट यू अ पेन, यहाँ पे यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो क्या, पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से है। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो बीच में कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमूमन जब आपको लगता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अब आप कम यूज़ करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आई सेंट अ लेटर, है ना, किसको, टू यू, आई सेंट अ लेटर टू यू। लेकिन अगर इसी को हमें क्या करना है, आप देखिए लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी को हम चेंज करें तो क्या लिखेंगे, आई सेंट अ, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, यू अ लेटर। अब देखिए आई सेंट यू अ लेटर, तो पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तरीका। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानने का तरीका शायद आप समझ गए होंगे और समझ देख लिए होंगे। ये तरीका है और सबसे आसान तरीका है, बहुत बहुत सस्ते में ये तरीका है, बहुत आसानी से आप इस तरीके को क्या समझ सकते हैं। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पकड़ने का भी तरीका आपको पता है कि जो क्या हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पकड़ेंगे। अब ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में जो हुम का जवाब दे रहा है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट में हुम का जवाब दे रहा है वो क्या बताए थे, याद कीजिए, जो ऑब्जेक्ट में हुम का जवाब दे रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट में व्हाट का जवाब दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम बताए थे जो लिविंग है, और व्हाट जो है वो नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है वो क्या है, डायरेक्ट है, और जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट है। अब ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, जिससे कि हम ये समझ जाएंगे कि चलो ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन गलती से आप वो मत बोलिएगा आई गो टू पटना, आई गो टू दिल्ली, वहाँ पे दिल्ली जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में देखेंगे सेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वी गोना डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ SH। लेट्स सी हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड रिलेटेड टू SH। लेट्स सी हियर, दिस इज व्हाट,
ये एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम है, अगर आप फोनेटिक्स के वीडियोस देखे होंगे जो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर हम इस फोनेटिक्स को देखेंगे तो ये कहेंगे ये होता है क्या, SH, इसको हम कहते हैं शो। क्या कहते हैं, शो कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर वाला वर्ड्स पढ़िएगा आप, ठीक है। आप देखिए कि क्या पढ़ते हैं इसको, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, सेकल, सेड, शैडो, सेम, सेप, शेयर, शार्प, शेल्टर, सेब, सेकल, सेक, ये पढ़ते हैं ना, सेक। तो क्या यही सही उच्चारण है सारे वर्ड्स को पढ़ने का, यही तरीका है? जी नहीं। इसके लिए हमारे पास एक वेपन है जो क्या है, फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स के द्वारा हम इस तमाम वर्ड को बोलते हैं। और अगर ये है, इसीलिए मैंने कहा कि फोनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश कम्युनिकेशन और इन स्पीकिंग इंग्लिश स्पेशली। इफ़ यू वांट टू लर्न इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कमांड ऑन व्हाट, फोनेटिक्स, राइट। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे जो है, दिस वन इज व्हाट, अगर यहाँ पे सेकल आप पढ़ रहे हैं, है ना, सेकल, तो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, शैकल। राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, शैकल, शैकल। This one is not shade, 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 shade. This one is not shadow, 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 shadow. This one is not same, shame, shame. This one is not shape, shape. This is not share, share, share. This one is not sharp, sharp, sharp. This one is not shelter, shelter, shelter. This is not save, shave, shave, है ना। This is not shake, shake, not then shake, shake, shake. It's not shake. What is shake? तो वेल प्रोनाउंसिएशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें फोनेटिक्स समझना, है ना। तो हमारा जो दूसरा वीडियोस आ रहा है, जो दूसरी कोर्स क्लासेस आ रही हैं, उसमें ये वीडियोस आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, फोनेटिक्स की वीडियोस हैं, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि फोनेटिक्स कैसे करना है, फोनेटिक्स में कौन कौन से जो एक एक लेटर है उसको कैसे बोलेंगे, है ना, उसका बोलने का टेक्निक क्या होगा। और हम अगर वो एक बार पढ़ लें, एक बार समझ लें, तो हमें इंग्लिश बोलने में एटलीस्ट कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इफ़ यू लर्न दैट। तो टॉकिंग अबाउट दिस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब एक बार मेरे बात पढ़िएगा। फर्स्ट वन इज शैकल, शेड, शैडो, शेम, शेप, शेयर, शार्प, शेल्टर, शेव, shake, shake, shave, shackle, shade, shadow, shame, shape, shear, sharp, shelter, right। चलिए आज के लिए बस सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।